खाली टाइम हो और आप बैठकर मजे से तबला बजा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन बैंक का जरूरी ट्रांजैक्शन करना हो, रेलवे की बुकिंग करनी हो या फिर कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना हो और आपका इंतजार खत्म होने का नाम ही ना ले। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सारे जरूरी मैसेज कहीं अटक गए और हमारे सारे काम लटक गए। लेकिन इस तकलीफ के पीछे छुपी है एक बड़ी राहत भी। बहुत से लोग एसएमएस को इन दिनों इग्नोर मार रहे थे, पुराना और ओल्ड फैशन समझ रहे थे, तो दिखा दी इसने अपनी ताकत। सोमवार की सुबह से ही बहुत से लोगों के एसएमएस के जरिए आने वाले ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड से होने वाले सारे काम रुके पड़े हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन से जरूरी काम अटक गए हैं। इसमें है बैंक के जरूरी लेन देन, टीके के लिए रजिस्ट्रेशन, रेलवे की बुकिंग, ऑनलाइन खरीद बिक्री, यूपीआई आधारित लेन देन, आधार से होने वाले ऑथेंटिकेशन और आधार से होने वाले सभी लेन देन। ये सारी परेशानी कमर्शियल मैसेजेस में ही हो रही थी। हम और आप जो एक दूसरे को पर्सनल मैसेजेस भेजते हैं उसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। रोजाना भारत में लगभग 100 करोड़ ऐसे कमर्शियल मैसेज भेजे जाते हैं और सोमवार की शाम तक इनमें से 40% तक मैसेज अटके हुए थे। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो जो देश के टॉप बैंक्स हैं उनमें लगभग 25% ऐसे मैसेज नहीं पहुंच पा रहे थे। इन दिनों बहुत से जरूरी काम आधार या मोबाइल ऑथेंटिकेशन से ही होते हैं जो ओटीपी बेस्ड होता है और वो सारे काम बेहद प्रभावित हुए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर ये समस्या हो क्यों रही है। ये एक नई व्यवस्था के शुरू होने की वजह से है जो 8 मार्च यानी सोमवार से शुरू हुई है और इसका नाम है एसएमएस DLT स्क्रबिंग सिस्टम। इसके तहत सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स यानी जो टेलीफोन सर्विस देने वाली कंपनियां हैं उन्हें ही यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी कमर्शियल मैसेज तब तक न भेजा जाए जब तक कि भेजने वाले की आइडेंटिटी और साथ ही उसका कंटेंट दोनों अप्रूव न हो। और इसी अप्रूवल के लिए DLT स्क्रबिंग की व्यवस्था शुरू की गई है जो कि एक ब्लॉकचेन आधारित व्यवस्था है। इन सारी परेशानियों के लिए जहां बैंक और दूसरी ई कॉमर्स कंपनियां इन टेलीकॉम ऑपरेटर्स को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, वहीं सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इन्हें ही इसके लिए जिम्मेदार बताया है। अब सवाल उठता है कि ये नए नियम बनाए किस लिए गए हैं। सबसे पहला मकसद तो ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी इस तरह के कमर्शियल मैसेज भेज न सके। दूसरा है कि कोई भी फर्जी एड्रेस का इस्तेमाल न कर सके। होता क्या है कि जब आपको कोई मैसेज मिलता है और उस पर भेजने वाले के पते के तौर पर कोई बहुत विश्वसनीय नाम नहीं होता है तो आप उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन वही अगर किसी विश्वसनीय बैंक या किसी कंपनी के नाम से आता है तो आप उसे जरूर पढ़ लेते हैं। इसीलिए अक्सर भेजने वाले उन कंपनियों या विश्वसनीय ब्रांड से मिलते जुलते नाम का इस्तेमाल करते हैं। इन पे भी रोक लगाई जा सके। दूसरी बात आती है कि आप किसी बैंक या ई कॉमर्स कंपनी के साथ जब कोई लेन देन करते हैं तो उसे एसएमएस भेजने की इजाजत यह सोचकर देते हैं कि वो अपने ट्रांजैक्शंस के बारे में यानी जो लेन देन है उनके बारे में आपको सूचना एसएमएस के जरिए भेज सके। और इसी इजाजत का इस्तेमाल ये कंपनियां अपने प्रमोशनल मैसेजेस ठेलने के लिए भी करती हैं। और यही घालमेल जो है इसे रोकने के लिए जो मैसेज का कंटेंट है उसका टेम्पलेट भी वेरीफाई करने की व्यवस्था शुरू की गई है। नए नियमों में ऐसे अनवांटेड एसएमएस भेजने वालों पर और भी कई तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिश की गई हैं। कई बार ये कंपनियां कहीं से आपका डेटा उड़ा लेती हैं और दावा करती हैं कि आपने अपनी सहमति दी है। अब अगर आपने किसी को सहमति दी भी है तो किसी भी समय आसानी से अपना कंसेंट वापस ले सकते हैं और ऐसे मैसेजेस पर रोक लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर नई व्यवस्था का हमें बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन इसे लागू करते समय बहुत सावधानी की जरूरत थी। इसे क्रमिक रूप से लागू कर सकते थे। खास बात यह है कि बैंक और क्रेडिट कार्ड जैसे जो सिस्टम है इनमें जब फ्रॉड होता है तो एसएमएस के जरिए हमें आसानी से और जल्दी अलर्ट मिल जाता है। इन संस्थाओं के एसएमएस अलर्ट अगर थोड़े समय के लिए भी बंद होते हैं तो उससे बड़ा खतरा हो सकता है और बहुत से साइबर अपराधी ऐसे ही मौकों के इंतजार में होते हैं। और आप तो जानते ही हैं हमें इंतजार रहता है आपके लाइक्स, कमेंट्स और शेयर का।